हाँ जी दोस्तों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टैट्स गुरु। और दोस्तों आज मैं एक नया सेशन लेने वाला हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं क्या पढ़ने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं सम अदर टाइप्स ऑफ लर्निंग। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस फॉलो किए हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने लर्निंग के बारे में काफ़ी कुछ बता चुका हूँ मैं। हमने इससे पहले कंडीशनिंग थ्योरीज़ की हैं, जिसमें हमने क्लासिकल कंडीशनिंग के नाम से एक थ्योरी की है जो कि पैवलोव ने बनाई थी। और फिर हमने जो थ्योरी पढ़ी थी स्किनर वाली, कौन सी, ऑपरेंट कंडीशनिंग, वो भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको री इन्फोर्समेंट के बारे में बताया था। बेसिकली रिस्पॉन्सेज क्रिएट करने के तरह तरह के मेथड होते हैं ये, और इनसे लर्निंग होती है। तो पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट होता है, नेगेटिव री इन्फोर्समेंट होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो प्लीज़ अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देख लेना। और क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या डिफरेंस है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लर्निंग की कुछ अदर टेक्निक पढ़ने वाले हैं आज। टिल नाउ वी हैव रीड अबाउट लर्निंग एंड कंडीशनिंग, नाउ वी विल रीड ब्रीफली अबाउट अदर टाइप्स ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्बल लर्निंग। अब भाई वर्बल लर्निंग देखो, जो कुछ लर्निंग के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा ये नाम से ही आपको पता चल जाएगा बेसिकली। तो वर्बल लर्निंग पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो कि मैं हमेशा वीडियो में करता हूं, कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। चैनल का नाम लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, टैट्स गुरु चैनल है। और आप लोगों को काफ़ी प्यार मिलता है, जिस वजह से मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो बच्चों, वर्बल लर्निंग क्या होती है? तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, वर्बल लर्निंग कहीं ना कहीं रिलेटेड होती है लैंग्वेजेस से। आप राइट नाउ अभी इस पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं, तो वाई वाई यू अंडरस्टैंडिंग ऑल थिंग्स, आप सारी चीज़ें जो पढ़ रहे हैं वो आपके दिमाग में क्यों आ रही हैं? बिकॉज आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है। तो किसी चीज़ को समझने के लिए जब हम लैंग्वेजेस का सहारा लेते हैं तो वो लैंग्वेज हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ती है। जैसे कि हिंदी हमने सीखी हुई है, इंग्लिश हमने सीखी हुई है, तो हमें चीज़ें समझ में आती हैं। तो किसी चीज़ को समझने के लिए अगर हम लैंग्वेजेस का सहारा लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम छोटे बच्चे थे तो सबसे पहले हमने वर्ड्स, लेटर के बारे में जाना, लेटर से फिर वर्ड पर गए, वर्ड से फिर हमने सेंटेंसेस बनाने स्टार्ट किए। तो ये एक लैंग्वेज का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है। तो जो भी चीज़ें लैंग्वेजेस रिलेटेड होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड वर्बल लर्निंग। समझ में आ गया आपको? इसमें लिखा हुआ है, यू आर रीडिंग दिस लेसन एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ वर्बल लर्निंग। ठीक है, किसी भी चीज़ को बेसिकली जो हम पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं, बुक्स हम पढ़ते हैं, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं गूगल पर, तो वहाँ पे चीज़ें लिखी हुई होती हैं, तो उसको हम पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ के हम समझते हैं वो क्यों। अब वो जो लर्निंग हमारी हो रही है, जो हमारे बिहेवियर में मॉडिफिकेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या इसके पीछे क्या रीज़न है? तो इसके पीछे बच्चों रीज़न ये है कि हमें वर्बल लर्निंग आती है। बेसिकली वो टूल हमें पता है जिसके थ्रू हम वर्बल लर्निंग कर सकते हैं। किसी चीज़ को पढ़ के, किसी चीज़ को पढ़ के अगर नॉलेज क्रिएट की जाए। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जब भी हम किसी लैंग्वेज को सीखते हैं तो जो सीखने वाला पीरियड होता है उसे हम वर्बल लर्निंग कह सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि वर्बल लर्निंग क्या होता है और इसके थ्रू हम किस तरीके से लर्निंग कर सकते हैं। वैसे काफ़ी सारी चीज़ें हम पढ़ के सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, और दैट इज़ कॉल्ड वर्बल लर्निंग। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट लर्निंग की। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट लर्निंग, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक्स में हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है और इसके थ्रू हम लर्निंग कैसे कर सकते हैं, ये आपको समझना है अच्छे से। देखो बच्चों, कॉन्सेप्ट का मतलब अवधारणा होती है। जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो फर्स्ट टाइम जब हम उसे पढ़ रहे हैं या सेकंड टाइम हम उसे पढ़ रहे हैं, तो पढ़ के हमने उसके बारे में क्या जाना, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट लर्निंग। अगर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं कि जब भी हम किसी टॉपिक को रीड आउट करते हैं,
या कोई चीज़ हमें समझाई जा रही है, कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है। देखो हर स्टूडेंट का हर लर्नर का जो कॉन्सेप्ट है, जो कॉग्निटिव लेवल है, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, ये तो आप मानते हैं। तो कोई किसी चीज़ को किस तरीके से समझता है, कोई उसी सेम चीज़ को किस तरीके से समझता है, एक पर्सपेक्टिव होता है। तो हर किसी भी टॉपिक का एक सेंटर आइडिया होता है। यहाँ पे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड बोलने वाला हूँ बच्चों। किसी भी टॉपिक का एक सेंटर आइडिया होता है, मतलब मेन आइडिया, कि वो टॉपिक उस आइडिया के जो इर्द गिर्द बुना हुआ है, बना हुआ है, उस आइडिया को समझना, दैट इज कॉन्सेप्ट लर्निंग। ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मेमोराइज कर लेना। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं, उनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही बट वो मेमोराइज कर लेते हैं। बट जो भी चीज़ें हम कॉन्सेप्ट के थ्रू लर्न करते हैं वो हमें काफ़ी लंबे टाइम तक याद रहती हैं। उस चीज़ को हम जल्दी से भूलते नहीं हैं बच्चों। तो जो काफ़ी सारे जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, जैसे फिजिक्स इज़ वन ऑफ द टेक्निकल सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज़ वन ऑफ द टेक्निकल सब्जेक्ट, इवन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी होते हैं, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। या फिर जैसे इंग्लिश का सब्जेक्ट हो गया, हिंदी का सब्जेक्ट हो गया, तो वहाँ पे तो खैर इतना कॉन्सेप्ट हम समझने का नहीं आता है पार्ट, बट दैट इज़ कॉन्सेप्ट लर्निंग। ओके। बाकी सारे जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स होते हैं, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स होते हैं, वहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात आती है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है। अब यहाँ से आप पढ़ लेना कि बेसिकली द कॉन्सेप्ट मे बी नेचुरल और आर्टिफिशियल, द मे बी एज एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट। इसके बारे में आप जानते होंगे, सीडीपी में मैंने आपको कई बार बता दिया है कि एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट जो दिखाई ना दे, जो वास्तव में रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं, जैसे कि लव हो गया, फ्रीडम हो गया, डेमोक्रेसी हो गया। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। और कॉन्क्रीट जो कि हमें दिखाई दे। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट लर्निंग। आई थिंक आपको समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट लेट्स गो टू ऑन नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ स्किल लर्निंग। अब स्किल लर्निंग क्या होता है और ये हमें किसी भी लर्निंग में किस तरीके से हेल्प करता है, वो चीज़ें हम देखने वाले हैं। अब देखो बच्चों, एन इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व्स एक्वायरिंग वेरियस टाइप्स ऑफ स्किल्स लाइक राइडिंग ए बाइसिकल, राइटिंग कार, ड्राइविंग पायलटिंग एन एयरक्राफ्ट, लीडिंग ए ग्रुप एंड मोटिवेटिंग अदर्स। बच्चों, हम भी जब कोई चीज़ सीखते हैं तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ स्किल्स डेवलप हो जाती हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम कार चला रहे हैं तो वो कार सीखने की एक स्किल आ जाती है। जैसे हम कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज हम सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, तो वहाँ पे क्या होता है कि इंग्लिश बोलने का हुनर आता है। स्किल को आप हुनर भी कह सकते हैं। कंप्यूटर चलाना या किसी सॉफ्टवेयर में काम करना, ये सारे स्किल्स होते हैं बच्चों। और लर्निंग के साथ साथ ये स्किल्स हम उसमें मास्टरी कर लेते हैं, मास्टर हो जाते हैं। और तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम एक एट ए टाइम एक से ज़्यादा स्किल्स कर रहे होते हैं, वर्सेटाइल पर्सनैलिटी बन जाती है। दैट इज़ कॉल्ड स्किल लर्निंग। ठीक है। वो चीज़ें धीरे धीरे जब हम किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं तो फर्स्ट टाइम समझ में नहीं आती हैं, फिर उसको हम सेकंड टाइम रीड करते हैं, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, फिर धीरे धीरे ओवर द टाइम ऑफ पीरियड वी बिकम मास्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्किल। Okay, those who are able to learn these and other skills get opportunity in life. Once the skill is acquired, one may overlearn it may become automatic and one is able to perform it with ease and comfort. कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे हम उसमें मास्टरी कर लेते हैं तो हमें वो चीज़ें करने में काफ़ी मज़ा आता है, हम उस चीज़ के बारे में काफ़ी कुछ सीख चुके होते हैं। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम गाड़ी चला रहे हैं और साथ में हम बात कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं और साथ में इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो साथ में गाड़ी भी चला रहे हैं, ये भी एक स्किल है, और इंग्लिश में बात कर रहे हैं, किसी दूसरे से कम्युनिकेशन चल रहा है, तो ये भी एक स्किल है। तो काफ़ी टाइम ऐसे देखा गया है कि हम मोर देन वन स्किल्स में जो है प्रोफिशिएंट हो जाते हैं और एट ए टाइम उस चीज़ को कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ये हो गया स्किल लर्निंग। अब बात करते हैं नेक्स्ट बच्चों, ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इसका मेन कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा। देखो लो, फिर से मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा समझो टॉपिक को तो रट्टा नहीं मार रहा है, उसको प्रैक्टिकली समझना है। ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग। बच्चों, ट्रांसफ़र का क्या मतलब होता है? ट्रांसफ़र का मतलब होता है जब हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र करें।
तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग के बारे में। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट लर्निंग ऑफ वन टास्क डज नॉट रिमेन कन्फाइंड टू द स्पेसिफिक टास्क ओनली। देखो बच्चों ध्यान से सुनो, इसको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको समझना है, बड़ा आसान है समझना। देखो जब हम कोई चीज़ सीखते हैं ना बच्चों, कोई चीज़ हमने सीखी, कोई चीज़ हमने लर्न करी है, तो वो एक सिचुएशन में हमारे काम आती है, ठीक है। लेकिन जब कोई चीज़, हमेशा ऐसा नहीं होता है, जब हम कोई चीज़ सीखते हैं ना, तो वो जब दूसरे फील्ड में उस सीखी हुई चीज़ से जो हमें एक्सपीरियंस मिलता है और वो दूसरे फील्ड में यूज़ होना स्टार्ट होता है, दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग। समझ में आ गई बात? जैसे मान लो, सपोज करो एज ए स्टूडेंट मैंने मल्टीप्लाई सीखा, डिवाइड सीखा, ठीक है, ये एक स्किल मैंने अपने अंदर डेवलप करी है। समझ में आई बात? अब मैं मार्केट में गया, मैंने आलू लिए, मैंने चीनी ली, और वहाँ पे भी मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड करना, वो जो चीज़ मैंने स्कूल में सीखी थी, क्लासरूम के अंदर बैठ के सीखी थी, वो मैं मार्केट में यूज़ कर रहा हूँ। दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग। यानी मतलब जो एक स्किल जो मेरे पास आई है, उसका यूज़ जब दूसरे फील्ड में यूज़ हम कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र। मतलब नॉलेज का ट्रांसफ़र हुआ है। अब ये नॉलेज का जो ट्रांसफ़र होता है बच्चों, 3 तरह का होता है। एक तो पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग होती है। पॉजिटिव क्या हो जाएगी, जब हमें एक फील्ड से जो हमें एक्सपीरियंस मिला है, एक लर्निंग से जो हमें एक्सपीरियंस मिला है, और वो पॉजिटिवली सपोर्ट करता है दूसरे फील्ड में जाके, दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग। मतलब पॉजिटिवली वो चीज़ें हो रही हैं। और एक है नेगेटिव, अगर एक चीज़ से जो हमें एक्सपीरियंस मिले हैं वो दूसरी चीज़ को सपोर्ट नहीं करती है, मतलब दूसरे फील्ड में जाके वो हमें सपोर्ट नहीं करती है, दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग। और ना ही सपोर्ट करती है, कुछ भी नहीं करती है, दैट इज़ कॉल्ड जीरो ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है ना? तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अर्लियर लर्निंग इन न्यू सिचुएशन। मतलब पहले जो लर्निंग हो रखी है और वो न्यू सिचुएशन में हम उसको यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग। इट इज़ पॉजिटिव इफ़ द फर्स्ट लर्निंग हेल्प्स द सेकेंड लर्निंग। मतलब अगर पहली लर्निंग सेकेंड लर्निंग को हेल्प कर रही है, सपोर्ट कर रही है, तो ये पॉजिटिव है। एंड इट कैन बी नेगेटिव द फर्स्ट लर्निंग इंटरफेयर्स विद द सेकंड लर्निंग। और ये नेगेटिव हो जाती है कि अगर फर्स्ट लर्निंग सेकंड लर्निंग को बिल्कुल इंटरफेयर कर रही है, मतलब इंटरफेयर कर रही है, कुछ सपोर्ट ही नहीं है वहाँ पे। ठीक है? और साथ में इट कैन बी जीरो इफ द फर्स्ट लर्निंग नीदर हेल्प्स नॉर इंटरफेयर्स विद द सेकंड लर्निंग। ठीक है? कोई लेना देना ही नहीं है, आपने एक लर्निंग सीखी है और वो आपको कुछ उसका कोई यूज़ ही नहीं हो रहा है सेकंड फील्ड में, तो वो तो जीरो ट्रेनिंग हो गई है ना, जीरो ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग हो गया। ठीक है? आई थिंक आपको समझ में आ गया है। चलते हैं अब आप नेक्स्ट। अब बच्चों यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ कि जब वो चीज़ हम कोई लर्न कर रहे होते हैं, तो ये टिप्स जो हैं आपको काफ़ी फ़ायदा करेंगे साइकोलॉजी के। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम कोई चीज़ लर्न कर रहे होते हैं ना, तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, स्टडी एट ए स्पेसिफिक प्लेस। मान लो आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई चीज़ सीख रहे हैं, कोई चीज़ लर्न कर रहे हैं, तो आपको जो है ना एक स्पेसिफिक प्लेस ढूंढना है लर्न करने का। अब वो जो स्पेसिफिक प्लेस है ना, वो क्वाइट होना चाहिए, मतलब शांत होना चाहिए, वहाँ पे डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जो है कोई चीज़ बैठ के सोल्व, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन नहीं लगेगी, और कंसंट्रेशन नहीं लगेगी तो हो सकता है कि आपका फोकस ना हो पाए। भाई कंसंट्रेशन नहीं लगेगी तो आप नहीं निकाल पाएंगे, और नहीं निकाल पाएंगे तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो सबसे पहले यू हैव टू फाइंड ए क्वाइट प्लेस वेयर यू सिट और जस्ट ट्राई टू सोल्व द क्वेश्चन। कुछ भी रीड अगर हम कर रहे हैं, तो अगर शांत माहौल होगा तो हम अच्छे से कर पाएंगे। तो दिस इज़ द फर्स्ट टिप्स बच्चों। उसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनाइज योर स्टडी थ्रू स्पेस्ड सेशंस। ये जो आजकल हमारे बोर्ड के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली होता क्या है कि आपने वैसे समझ तो लिया ही होगा कि स्पेस सेशन का मतलब क्या है। देखो स्पेस सेशन का मतलब ये है कि जब भी हम पढ़ रहे होते हैं, तो अगर हम इकट्ठा 2 3 4 घंटे का टाइम दें, ठीक है ना, तो वो चीज़ प्रैक्टिकली देखी गई है, एक्सपीरियंस की गई है कि वो इतना इफेक्टिव नहीं होती है। क्योंकि अगर हम 3 घंटे 4 घंटे बैठ के एक साथ पढ़ रहे हैं, तो हमारी एनर्जी इतनी डाउन हो जाएगी कि हम बिल्कुल पढ़ ही नहीं पाएंगे। 3 घंटे के बाद तो हमें ब्रेक चाहिए ही चाहिए होगा, बिल्कुल भी नहीं कंटिन्यू कर सकते। और वो ब्रेक कई बार ऐसा होता है कि लंबा हो जाता है,
फिर हम जैसे सुबह अगर हमने 3 घंटा लगाया तो फिर शाम को बात चली जाती है, और फिर प्रोक्रेस्टिनेट स्टार्ट हो जाता है कि चलो यार 3 घंटा तो सुबह पढ़ लिया था, चलो। रादर देन आपको करना क्या है कि जैसे आप कोई किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको करना क्या है कि भाई आप जो है ना 1 घंटे का सेशन ले, 1 डेढ़ घंटा ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद थोड़ा सा गैप दें, मतलब आधे घंटे का 15 मिनट का गैप दे सकते हैं। उसमें आप गाने सुने या फिर मस्ती मारें, बालकनी में जाके घूमें आगे पीछे, थोड़ा थोड़ा माइंड रिफ्रेश होगा। उसके बाद फिर से आएँ, आधे घंटे बाद फिर से आएँ, फिर से एक सेशन स्टार्ट करें 1.5-2 घंटे का। तो इस तरीके से बीच में ब्रेक लगा लगा के अगर पढ़ेंगे ना तो पढ़ाई ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। साइकोलॉजी ये कहती है, इसको ना एक्सपीरियंस भी किया गया है। अगर आप जो है इस तरीके से ब्रेक सेशन देना स्टार्ट करेंगे तो आप जो पढ़ रहे हैं वो चीज़ें काफ़ी इफ़ेक्टिव और याद काफ़ी लंबे टाइम तक याद रहती हैं, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट हो जाता है। उसके बाद तीसरा जो टिप्स है वो है यूज़ मेमोरी एड्स। यूज़ मेमोरी एड्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी चीज़ को जब हम लर्न करते हैं ना तो उसको स्टोरी बना के अगर हम पढ़ेंगे तो वो चीज़ काफ़ी लंबे टाइम तक याद रहती है। पिक्चर बना के, स्टोरी बना के, ये मेमोरी, इनको मेमोरी एड बोला गया है बेसिकली। अब मुझे आप एक बात बताओ कि आपने 2 साल पहले कोई मूवी, कोई अच्छी मूवी देखी हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी, आप उसका एक एक सीन बता दोगे लगभग। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में पिक्चर घूमेगी, और 2 साल पहले उसको मूवी को देखा, 2-3 साल 4 साल भी हो सकते हैं, और उस मूवी को देखा और आपने स्टोरी लगभग स्टोरी बता दी। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में पिक्चर्स हैं। उन पिक्चर्स को रिकॉल करना काफ़ी आसान होता है। जब हम एक पिक्चर को देखते हैं तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें ऑटोमेटिकली एट ए टाइम मिल जाती है, एक सिंगल टाइम में मिल जाती है, हमें हर चीज़ को पढ़ना नहीं पड़ता। तो इसलिए जो पिक्चर्स होती हैं वो कलरफुल भी होती हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक दिमाग पे छाप छोड़ती हैं। तो मेमोरी एड यानी कि स्टोरी बना बना के, कनेक्शन बना बना के अगर हम पढ़ते हैं तो काफ़ी लंबा टाइम तक हम किसी चीज़ को याद रख सकते हैं। ट्राई टू टेस्ट योर सेल्फ। नेक्स्ट जो टिप है बच्चों, वह टिप्स है वो है ट्राई टू टेस्ट योर सेल्फ। मतलब आप अपने आप को टेस्ट करें। जैसे मान लो कोई बच्चा है गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, जॉब के लिए, तो वो अपने आप को टेस्ट करे कि आप अपने आप को डिसकंफर्टेबल पोजीशन में डालें। हमेशा ये नहीं कंफर्टेबल पोजीशन में बस बैठ के पढ़ते रहें। आप बिल्कुल उसी के जैसे मान लो आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आईएएस के प्रिपरेशन के जो टेस्ट हैं, आजकल तो टेक्स्ट बुक भी आ रही हैं, वो इसी वजह से आ रही हैं कि बिल्कुल वही माहौल 3-4 घंटे का वही टाइम देकर जो एग्ज़ाम के अंदर जो एक स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहती है, वही टेंशन अगर आप अपने आप को बार बार देंगे, दिन में, वीक में कम से कम 2 या 3 बार देंगे, तो आप उस चीज़ को सोल्व करने के आदी बन जाएंगे। बड़े आराम से सोल्व कर देंगे। टाइम मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव हो सकता है। ठीक है। और अगर आपने उस सिचुएशन में अपने आप को डाला नहीं तो फिर जो एग्ज़ाम डे होगा उस पर आप स्ट्रेस इतना होगा कि आप उसको झेल ही नहीं पाएंगे, टूट जाएंगे। कई बार प्रैक्टिकली मैं आपको बता देता हूँ, कई बार इंडियन क्रिकेट टीम के साथ ये होता है। वर्ल्ड कप खेल रहे होते हैं और जो नॉर्मल वार्म अप मैचेस होते हैं उनको तो काफ़ी आराम से जीत जाते हैं, और जैसे ही क्रंच मैचेस आते हैं, जो मैचेस काउंट होते हैं आईसीसी रैंकिंग के अंदर या फिर टेबल के अंदर, अब जैसे मान लो सेमीफाइनल आ गया, स्टार्टिंग से जीते आ रहे हैं। अब जैसे अभी 2022 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें इंडियन टीम के साथ क्या हुआ, वार्म अप मैचेस जीते, अपने लीग मैचेस जीते और बड़े आराम से शान से सेमीफाइनल के अंदर गए। सेमीफाइनल में इंग्लैंड से हार गए क्योंकि वहाँ पे जो स्ट्रेस हुआ था वो झेल ही नहीं पाए, वो हैंडल ही नहीं कर पाए। ऐसे ही 2019 के वर्ल्ड कप में हुआ, 50 ओवर के मैचेस में जीते गए, सेमीफाइनल में गए, क्योंकि कोई भी डिस्कम्फर्ट पोजीशन नहीं आई थी ना जिसको वो लीग मैचेस में हैंडल कर सके कि भाई हाँ बड़े आराम से जीत रहे थे। तो ये भी खतरा होता है बच्चों। हालांकि हमें मज़ा आ रहा होता है कि हमारी टीम जीत रही है, बट मैं आपको एक्चुअली बता दूं ये भी एक खतरा होता है। ठीक है। तो अपने आप को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके डिस्कम्फर्ट पोजीशन में डालो। उसके बाद नेक्स्ट जो टिप्स है वो है ओवर लर्निंग। आपको ओवर लर्निंग नहीं करनी है। ओवर लर्निंग का मतलब क्या है? अब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एग्ज़ाम से पहले पूरी दिन रात वो मेहनत लगा के पढ़ते हैं, पढ़ना भी चाहिए भाई। और मैंने काफ़ी सारे बच्चों को देखा कि एग्ज़ाम से 2 घंटा पहले भी सेंटर के बाहर पढ़ रहे होते हैं। तो ये होता है ओवर थिंकिंग। इससे क्या होता है, ओवर थिंकिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। चीज़ें जो हैं अब मिसमैच होनी स्टार्ट हो जाएंगी, और ओवर थिंकिंग से कई बार चीज़ें जो है ना ओवर टाइप हो जाती है दिमाग के अंदर, और वो चीज़ें भूलना स्टार्ट कर देते हैं हम।
ठीक है ना। तो ओवर लर्निंग नहीं करनी है, आपको एक लिमिटेशन में रखना है अपने आप को। एंड लास्ट है बट नॉट द लीस्ट बच्चों, विच इज अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है? ये होता है कि सिचुएशन को टालते रहना, कि आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे। अरे नहीं, जब एग्ज़ाम आएगा ना तब पढ़ेंगे। केवीएस का एग्ज़ाम फिल किया है भाई, अब केवीएस का एग्ज़ाम 3 साल नहीं, 3 महीने बाद है भाई। स्टार्टिंग के 2 महीने में तो पढ़ना ही नहीं है। अरे एग्ज़ाम के डे पढ़ेंगे, हमें सब कुछ आता है, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला ही लर्न करना है बस, ये है, आराम से कर लेंगे, पेपर बड़ा आसान आता है। ठीक है, तो वो है प्रोक्रेस्टिनेशन, कि टालते रहना, अपने आप को कभी भी डिस्कम्फर्ट पोजीशन में आने ही नहीं देना, इसे कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। तो इसको हमें अवॉइड करना है। अब मान लो DSSB की वैकेंसी नहीं निकली है, लेकिन जो बच्चा पढ़ रहा होता है ना पहले से ही, वो पहले से ही प्रिपेयर हो रहा होता है। और जो बच्चा 3 महीने बाद एग्जाम के डर से पढ़ेगा, तो वो तो हमेशा पीछे ही रहेगा ना उस बच्चे से, जो कि 3 महीने पहले से ही पढ़ रहा होगा। आप समझ रहे मेरी बात को, है ना। तो हमेशा इस तरीके से सोचो कि मेरे को सबसे आगे निकलना। आप कौन आगे निकलेगा? जो कि तैयारी पहले स्टार्ट करेगा। ठीक है, दैट इज उसने प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड किया है और सक्सेस भी मिली है। ज़्यादातर एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम्स में उन्हीं बच्चों को सक्सेस मिलती है जो कि पूरा साल पढ़ रहे होते हैं, गैप नहीं देते हैं पढ़ाई को। दैट इज कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन। उसने प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड कर दिया है। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही बहुत। आई थिंक काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है, और बेसिकली हमने लर्निंग के टिप्स पढ़े हैं, जिसमें अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन है, ओवर लर्निंग हमें नहीं करनी है, ट्राई टू टेस्ट योर सेल्फ, यूज़ मेमोरी एड्स, ऑर्गेनाइज योर स्टडी थ्रू स्पेस्ड सेशंस, स्टडी एट ए स्पेसिफिक प्लेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप जो है अपनी लाइफ में इनको एडोप्ट करेंगे। उसके बाद हमने लर्निंग के बारे में जाना कि भाई लर्निंग, ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग क्या होती है, ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग हालांकि पहले ही जान लिया था। सबसे पहले तो हमने वर्बल लर्निंग के बारे में पढ़ा आज के सेशन में, कॉन्सेप्ट लर्निंग के बारे में पढ़ा, स्किल लर्निंग के बारे में पढ़ा। उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग के बारे में मैंने आपको बताया, और लास्ट में हमने लर्निंग के कुछ टिप्स पढ़े हैं, जो कि आई होप कि आप ये लर्निंग को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको एक लास्ट एक्सरसाइज दे देता हूँ, हो सकता है तो आप इसको अटैम्प्ट कर लेना। व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ लर्निंग, जिसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ लर्निंग, व्हाट आर द ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग। ये सारी एक्सरसाइज आप कर सकते हो। ये चीज़ें हमने इस पर्टिकुलर लेसन में पढ़ी है, इस सेशन में नहीं, लेसन में, क्योंकि लेसन तो काफ़ी पुराना चलता आ रहा है, जहाँ पे हमने कंडीशनिंग पढ़ी हैं। कंडीशनिंग की 2 थ्योरी थी, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो उसके बारे में हमने सारा पढ़ा है। मैं एक बार इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ। ठीक है, और ये इसके रिगार्डिंग एक एक्सरसाइज है, आप इस एक्सरसाइज को अटैम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, आंसर्स टू इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ MCQ क्वेश्चंस हैं, इनको अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 5th चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। 5th चैप्टर है हमारा सेंसरी प्रोसेस, अटेंशन एंड परसेप्शन, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको रीड आउट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ बच्चों इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन काफ़ी फ्रूटफुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो सेशन को अंत तक देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। चैनल का नाम है टैट्स गुरु। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।